हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम अपनी पीछे के कक्षा में क्या जाने थे उसको 1 मिनट में समराइज करते हैं। हम लोगों ने जाना था, हम लोग ऑल ओवर जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म यानी संवैधानिक सुधार। और संवैधानिक सुधार में जो पहला सुधार आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आपको मैंने बताया कि किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमियां थी और उस कमियां को दूर करने हेतु 1784 का एक्ट आया। और उससे पहले एक संवैधानिक के संशोधनात्मक एक्ट आया और उस संशोधनात्मक एक्ट में बहुत सारे रिफॉर्म की बातें कही गई। तो आपको इस तरह से मैंने बताया था। और फिर वही देखे कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां था उस कमियां को दूर करने के लिए 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि कंपनी से सिफारिश हेतु या सूचनाओं का मांग हेतु एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। पिछले वाले में क्या था कि बातें तो हुई थी कि ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को सूचना देगी, लेकिन सूचना वो दे किसे, कोई बॉडी का गठन तो किया नहीं गया था। तो उसी कमियां को दूर करने के लिए 1784 का जो एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स मतलब विलियम पिट्स उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उसी के नाम पर ये एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान डाल दिया गया कि अब कंपनी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सूचनाएं देगी। तो इस तरह से ऑल ओवर मैंने बात किया था। और फिर मैंने लाकर छोड़ा था आपको 1853 का 93 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आज जो हम लोग जानेंगे 53 का भी रेगुलेटिंग एक्ट हो गया था। और आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे कि आप जानते हैं आज संडे है, उसके बाद भी देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी करना चाहिए और मुझे आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको हम इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए, मेरा मेहनत को भी। तो 1813 का चार्टर एक्ट। अब ये एक्ट क्या था उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। देखिए कब आया तो वही वाली बात है 1813। फिर कौन लाया तो वही बात है ब्रिटिश पार्लियामेंट लाया। अब क्यों लाया तो पहली तो जो पिछला जो एक्ट था उसका 20 वर्ष पूर्ण हो गया था। क्योंकि पिछला एक्ट में क्या कहा था पार्लियामेंट कि अभी कंपनी को आगे 20 वर्ष तक शासन करने की अनुमति दी जाए। तो क्यों लाया का एक कारण कि 20 वर्ष पूर्ण हो गया था। दूसरी बात, ब्रिटिश उद्योग जगत के जो लोग थे ब्रिटेन में, उसका जो विरोध था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मुखर हो रहा था। क्यों मुखर हो रहा था? क्योंकि ब्रिटेन का जो उद्योगपति जगत के लोग थे उसको भी बाजार चाहिए था भारत में, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई थी, इंडस्ट्रीज का हब बन गया था, प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में हो रहा था। तो उसे एक कंज्यूमर चाहिए था, एक बड़ा बाजार चाहिए था। और इस दृष्टिकोण से भारत एक बहुत अच्छी बाजार था। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ भारत पर एक कंपनी का एकाधिकार था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिरोध करते हुए, विरोध करते हुए वहाँ के उद्योग जगत के जितने भी लोग थे वह सरकार पर दबाव बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दबाव बनाया कि आप खत्म कीजिए एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कौन सी बात हुई कि उतने बड़ा देश में, उतना बड़ा कंज्यूमर वाला देश में मात्र एक ही कंपनी को एकाधिकार मोनोपोलिक आप दे दिए हैं। तो ऐसे में उद्योग जगत के लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा दबाव था, जिसके तहत ब्रिटिश उद्योग जगत के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखर विरोध कर रहे थे। उसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट इन सब एक्टों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने शिकंजा में कसने का काम करते जा रही थी। तो क्यों का ये दो फैक्ट आपको मैंने दे दिया। तीसरा जानिए तो और जानिए कि ब्रिटिश भारत को, सॉरी ये इसका है, ये यहाँ पे ये वाला का थर्ड है। ये क्यों में आपको मैंने दो चीज बताया, तो दो चीज याद रखिएगा। पहला 20 वर्ष पूर्ण हो गया, दूसरी बात कि ब्रिटिश उद्योग जगत के लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दबाव था। क्लियर? अब देखिए इस एक्ट का 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस चार्टर एक्ट था, इस एक्ट का प्रावधान क्या थे, आखिर इसमें कौन कौन सी बातें की गई थी। तो बातें के
प्रावधान के अंतर्गत देखिएगा तो शासन आगे 20 वर्ष के लिए, इसमें भी कहा गया कि आगे जो है अभी कंपनी 20 वर्ष के लिए शासन करेगी। फिर अगला जो प्रावधान में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में देखिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोलिक था, उसे समाप्त कर दिया गया और चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने हेतु उसे एक परमिशन दे दिया गया कि आप चीनी यानी चीन और चाय पर आपका ही एकाधिकार रहेगा, लेकिन ऐसे में आपको एकाधिकार हम समाप्त कर रहे हैं। तो व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट समाप्त कर दिया और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आश्वासन मिला कि आप चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, इस पर आपका व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। तीसरा, शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने हेतु प्रावधान आया। चौथी क्या था प्रावधान कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार हेतु छूट दिया गया और उसके लिए भारत में प्रचार केंद्र खोले गए बड़े स्तर पर। तो ऐसे में देखिए कि ब्रिटिश जो ईसाई मिशनरी हैं उन लोगों को भी एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करने का एक स्टेज मिल रहा है भारत। तो इस तरह से क्या थे, इसके प्रावधान थे। बस इतना ही जानिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न आएंगे तो इतना ही प्रश्न आएंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किन किन व्यापारिक गतिविधियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो चीन और चाय। यहाँ पे अभी देखिए पूरी तरह से कंपनी समाप्त नहीं किया इसका व्यापारिक अधिकार, लेकिन आने वाले अगला चार्टर एक्ट में देखिएगा तो फिर उसको पूर्णतः तौर पर उसको क्या करेगा कि एकाधिकार समाप्त करेगा। तो हमने जान लिया किसको, 1813 के चार्टर एक्ट को। अब आगे जो हम लोग जान रहे हैं वो जानेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि कब, तो वही बात है कि नहीं। अगर कब हम कहते हैं तो फिर वही वाली बात हो गया ना कि बसंती तेरा नाम क्या है। तो कब का मतलब वही 1833 में। कौन लाया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये क्यों लाया, तो इंडिया के रेगुलेट करना। सभी प्रावधान का तो एक ना एक रीजन, यही बहुत प्रोमिनेंट रीजन है कि एक्ट क्यों आ रहा है। क्यों आने के पीछे तर्क ये है कि इंडिया को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही समझिए, रेगुलेट करना यानी संचालन करना, एग्जीक्यूटिव करना। ठीक, तो अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण करना, लाने का ये सब क्या है, एक रीजन है कि क्यों ला रहे हैं एक्ट। तो इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नियंत्रण कर रहे हैं अपने आप में। फिर ब्रिटिश हितों की पूर्ति हेतु ये प्रावधान लाया गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गया। दूसरी बात, ब्रिटेन के लोग जो आएंगे भारत में व्यापार करेंगे तो ब्रिटेन का आर्थिक हित अपने हित के बराबर होगा कि नहीं। दूसरी बात, वहाँ के लोगों को भारत में जॉब करने का मौका मिलेगा, बहुत बड़े स्तर पर ट्रेड व्यापारिक गतिविधियां करने का स्तर मिलेगा। तो ब्रिटिश हितों के पूर्ति करने हेतु ये प्रावधान भी लाया गया था। लेकिन ये प्रावधान को हम लोग अगर देखें पूर्ण तौर पर तो क्या था कि अगले 20 वर्ष तक कंपनी को भारत में शासन करने दिया जाए। इस प्रावधान में क्या बातें की गई, फिर कहा गया कि अगले 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता, अपनी शासन करने की छूट दी जाती है। ये अनुशंसा हुआ पहला। दूसरा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और बच्चे यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं और कह के आते हैं कि मैं तो घोड़ा पर सवार हो कि एग्जाम में आउट 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 कर आ गया। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हमने 85 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 60 गलत है और क्या है बाकी जो है सो है। तो यहीं पे प्रश्न आपको गलत करा ले जाते हैं। आपसे प्रश्न अगर पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः एकाधिकार समाप्त हो गया, तो आप आंख मूंद के मारिएगा 1833 का चार्टर एक्ट। क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में आपको मैंने बताया कि चीन और चाय के व्यापार गतिविधियों पर इसका एकाधिकार बना रहा, लेकिन पूर्णतः समाप्त कब हुआ इसका व्यापारिक अधिकार,
वो कब हुआ? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्लियर है? आगे देखिए, ब्रिटिश को भारत में भूमि खरीदने का एकाधिकार या अधिकार मिल गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत देखिएगा तो ब्रिटिश कंपनी अब आसानी से इजी वे में भारत में लैंड यानी भूमि को खरीद सकती थी और अपना घर, मकान, इंडस्ट्रीज आदि सब का हब लगा सकती थी। तो मैंने आपको ये बता दिया। फोर्थ देखिएगा कि भारत में दास प्रथा समाप्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इस समय आप देखिएगा तो जो भारत में जो शासक है वो बहुत सोशल रिफॉर्म के तहत भी एग्रेसिव हो रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का ये कार्यकाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया कि पीछे में देखिएगा तो 1829-28 में सती प्रथा का अंत किया और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से गवर्नर जनरलों को यह आदेश आया कि अब अगर आप भारत में कोई सोशल रिफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आश्वस्त हैं, यानी आप कर सकते हैं। उसी के दरमियान देखिएगा कि 1800, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1843 में एलन ब्रो गवर्नर जनरल था। एलन ब्रो के शासनकाल में 1843 में दास प्रथा की समाप्ति हुई। दास प्रथा क्या था कि किसी इंसान को, व्यक्ति को बाजार में ले जाकर बेचना, घर में दास बनाकर रखना, ये था दास प्रथा। तो इसकी क्या हुई? समाप्त करने का गवर्नर जनरलों को एकाधिकार प्राप्त हुआ। इसी के तहत देखिएगा कि रेगुलेशन 87 के तहत नियुक्तियों में भेद की मनाही कर दी गई। यानी जो भी भारतीयों को कहीं नियुक्ति होता था तो उसमें भेदभावकारी नीतियां थी, लेकिन रेगुलेशन 87 लाया। रेगुलेशन 87 को मतलब आप ऐसे समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिया हुआ है कि 52 आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति, 53 में तीनों सेनाओं का मौलिक अधिकार, 54 में चुनाव, 55 में निर्वाचन, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में शर्त, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल बाय आर्टिकल, उसी तरह से रेगुलेशन को समझिए कि 87 एक रेगुलेशन एक्ट आया और इसके तहत नियुक्तियों में भेद की मनाही कर दी गई। लेकिन आप उसके नीतियों को समझे, सिर्फ भेद का मनाही हुआ है लेकिन व्यवहार में ये सारी गतिविधियां लागू नहीं हुआ। जब नियुक्ति का समय आता था तो जब प्रपोजल आता था गवर्नर जनरलों के पास तो गवर्नर जनरल कहते थे हाँ कोई अच्छा व्यक्ति आए फिर मैं देखूंगा, नियुक्ति मैं करूंगा। इस तरह से उन लोग का षड्यंत्रकारी नीतियां थी ताकि भारतीयों को पता चले कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही मानवीय है, बहुत ही सभ्य है, वो आपको मॉडर्नाइज बनाना चाहती है, वो आपको कंधे पर जिम्मेवारी ले रखी है कि आपको हाथ पकड़कर दूर तक ले जाएगा। और ऐसा प्रवृत्ति देखने को मिलता था अंग्रेजों में। हालांकि उसकी ये नीतियां जो थी भारतीयों ने समझा और जब भारतीयों ने समझा तो ईंट से ईंट बजा डाला। तो ये रेगुलेशन 87 याद रखिएगा। और जो सती प्रथा का जो अंत हुआ था और रेगुलेशन 17 था, यानी रेगुलेशन 17 था, उसको भी याद रखिएगा कि जो सती प्रथा का अंत हुआ है वो रेगुलेशन कितना था? वो था 17। प्रश्न ऐसे आएंगे। तो 87 के तहत नियुक्तियों में भेदभाव का मनाही किया गया। छठा प्रावधान देखिए कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधान बनाने का एकाधिकार मिल गया। यानी गवर्नर जनरल को यह एडवाइस दे दिया गया कि अगर आप चाहते हैं तो पूरे भारत के लिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल लॉ निर्माण कर सकता है, कानून बना सकता है। अब इन सभी गतिविधियों को देखते हुए जो कुछ इतिहासकार हैं वो इस अधिनियम को उपयोगितावादी बताते हैं। क्या बताते हैं? उपयोगितावादी बताते हैं। हालांकि उपयोगितावादी को अगर विस्तार से हम लोग देखें तो ये इसका परिणाम आता है कि ये अधिकतम लोगों को अधिकतम सुखी चाहता है। तो अगर ये अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी चाहता है तो कैसे नहीं चाहता है, हम उस परिप्रेक्ष्य में अपना तर्क रखेंगे। और जब तर्क रखेंगे तो पहली बात हम ये कहेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से धन कमाई और फिर इंग्लैंड में
भारत से गया हुआ कच्चा माल के कारण इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आ गया, और वो औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े पूंजीपति उभरे, बहुत बड़े बड़े वित्त मालिक उभरे, और जो वित्त मालिक था उसको एक बाजार चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए था, कंज्यूमर चाहिए था, और वो सारे निवेशक जो थे भारत आए और भारत में आकर बागानी फसलों को क्या दिए, प्रोत्साहन दिए। नील, अफीम, कपास ऐसे फसलों को प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण भारत में जितना भी पारंपरिक उद्योग था, हस्तकरघा उद्योग था, छोटे छोटे मजदूर थे, किसान थे, बटाईदार थे, सब के सब अकाल से ग्रसित होकर मर गए। इसी के दरमियान देखिए कि बंगाल में 1/3 जनसंख्या, 3 करोड़ जनसंख्या लगभग भूखे से मरी, क्योंकि इसकी जो नीतियां थी वो अपने साम्राज्य के निर्माण हेतु अपनाई गई थी। तो क्या ये विलियम बेंटिक अधिकतम लोगों को अधिकतम सुखी कर रहा है? ये अधिकतम से अधिकतम लोगों को लाभ, निम्न से निम्न, कम से कम लोगों को लाभ, और अधिकतम से अधिकतम लोगों को ये क्या कर रहा है कि बुरी गति से मारने का काम कर रहा है, दुख दे रहा है। तो कैसे उपयोगितावाद का स्टेटमेंट को हम एज इट इज माने? उपयोगितावाद अगर ये शब्द को देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत अच्छा विचारधारा है, लेकिन इस विचारधारा को हम उस प्रवृत्ति में निर्वहन करें तब तो वो सही सफल होगा ने। अगर हम, भारत सरकार आज है, वो अगर एक्ट बनाया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां पढ़े या बेटियां पढ़ेंगी कब? तो बेटियां पढ़ेंगी, उसके लिए बहुत सारे लॉ है, बहुत सारे वैसे रिफॉर्म है, बहुत सारे वैसे रूल नियम है, उन सबों को आप एग्जीक्यूट करेंगे तब ने। सिर्फ और सिर्फ एक्ट बनाने से तो वो चीज़ का निर्वहन नहीं होगा। आप सही मामले में ज़मीनी स्तर पर उतर कर देखिए कि क्या वो नियम जो मैंने बनाया है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसको क्रियान्वयन किस तरह से, किस रेस में हो रहा है? क्या वो गांव गांव तक पहुंचा, कस्बे कस्बे तक पहुंचा, झुग्गियों में पहुंचा? जब तक इन सब चीज़ को आप इन्वेस्टिगेटर नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था वो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी लेकर आ रहा है, जबकि भारत में अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम दुख लेकर आया। बहुत सारे लोग मर गए, गरीब हो गए, कंगाल हो गए, भूमिहीन हो गए, भूमियां बंजर हो गई, क्योंकि आपने बागवानी फसल का बढ़ावा दे दिया। तो उपयोगितावाद का जो यूरोपियन हिस्टोरियन कॉन्सेप्ट बताते हैं कि विलियम बेंटिक उपयोगितावादी से ग्रसित था, रिकार्डो और जेरेमी बेंथम जैसे इतिहासकारों से प्रेरित था, उन सब का कॉन्सेप्ट भारतीय इतिहासकारों ने बहुत ही आसानी से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इस तरह से आप इसका प्रावधान जाने, 1833 का प्रावधान। फिर थोड़ा सा में आप देख लीजिए, आप नोट भी कर लीजिएगा, आपको बहुत ही काम आएंगे एग्जाम में। उपयोगितावाद क्या है मैंने तो आपको बताया, लेकिन आप जान लीजिए कि उपयोगितावाद एक ऐसा विचारधारा है जो अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी हेतु उद्देश्य से बनाया जाता है। उसमें जो विधि व्यवस्था होता है उस पर पूर्ण बल दिया जाता है कि वैसा विधि और व्यवस्था हो जिसमें अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी हो। उसके तहत मानव की स्वतंत्रता, समानता, कल्याणकारी कार्य के उद्देश्य से बनाया गया नियम, अधिनियम को ही हम उपयोगितावादी अधिनियम कहते थे। लेकिन अंग्रेज तो बहुत चालाक, ऊपर ऊपर अपने को दिखा रहे हैं मानवीय, लेकिन अंदर अगर गहरी से जांच किया जाए तो पता चलेगा ये अधिकतम लोगों को अधिकतम दुख देकर यहाँ से जाएंगे। तो इसको मैंने बता दिया। अब देखिए 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 का चार्टर एक्ट क्या है? तो क्या लाया? तो वही बात है, 1853 कौन लाया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब क्यों लाया? तो क्यों लाया में आप जानिए कि 1833 का जो वर्ष था वो पहले तो पूर्ण हो चुका था, और दूसरी बात जो क्यों में है वो ये है कि इन 1833 और 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण भारत में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हो गया था। तो ऐसे में उतने बड़े साम्राज्य को निर्माण हेतु आप सैनिक का गठन करेंगे,
अलग अलग रिफॉर्मर बनाएंगे, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर ऑफिस बनाएंगे। तो ऐसे में आपको अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा। पीछे वाले जो एक्ट में हुआ था वो एक्ट से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा ब्रॉड परिवर्तन करना है। तो ऐसे में आप एक्ट लाएंगे। तो वही मैंने बताया, साम्राज्य विस्तार व्यापक हो गया था, जिसके कारण रिफॉर्म चाहिए था, क्योंकि ऑफिसर्स वगैरह आएंगे। साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन एवं कार्य का दायरा बहुत व्यापक हो गया था, क्योंकि उतने बड़े साम्राज्य का आप मालिक हैं, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अच्छा से एग्जीक्यूट करने के लिए हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग ऑफिसर्स चाहिए। जमींदारी है तो उसमें अलग अलग रेवेन्यू ऑफिसर चाहिए, टैक्सेस ऑफिसर चाहिए। तो उन सब ऑफिसर्स को बहाल करने के लिए आपको तो एक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये एक्ट का इस तरह का कारण था आने का। लेकिन इसका प्रावधान अगर हम लोग देखें तो प्रावधान कुछ इस प्रकार से है जो जान सकते हैं। कंपनी अगले आदेश तक शासन करेगी। इसमें भी कहा गया कि कंपनी अगले आदेश तक क्या करेगी, रूल करेगी। दूसरी बात कि कंपनी का शासन मर्जी से नहीं चलेगा। इसमें यह भी कहा गया कि कंपनी का जो शासन है उसकी मर्जी से नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा कराएंगे और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हम लोगों को बहाल करेंगे, नियुक्तियां कराएंगे और उसी में से सेलेक्ट होकर आए हुए व्यक्ति रूल करेंगे और कंपनी के अधीन काम करेंगे। तो इसी के आधार पर अधिकारी आएगा, फिर वो रूल करेगा। आगे देखिए कि गवर्नर जनरल को कानून निर्माण हेतु एक विधायी परिषद का गठन होगा और वो सभी जो विधायी परिषद के लोग होंगे वो ब्रिटिश ही होंगे। यानी कहा क्या कि इस एक्ट में एक बात कही गई कि गवर्नर जनरल के सहयोग निर्माण हेतु यानी सहयोग करने के लिए एक विधायी परिषद का गठन करेंगे और उस विधायी परिषद में जो लोग होंगे वो ब्रिटिश ही होंगे सारे के सारे। और वो कैसे ब्रिटिश होंगे तो दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। वो कैसे ब्रिटिश होंगे, वो वैसे होंगे जो भूतपूर्व यानी पीछे के काल में ब्रिटिश अधिकारी रह चुके हैं और उसको क्या होगा तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसे नियुक्त किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। और एक दो एक्ट बचा है, हम उन सबों को जो व्यापक विस्तार है वो पीछे आगे वाली क्लास में करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको ये बताया। लेकिन आप इसमें एक बात नोटिस जरूर कीजिएगा कि ये सारी जो कंपनियां हैं, ये सारी जो गवर्नमेंट जो है इस ब्रिटिश कंपनी को क्यों हर एक्ट में अगले 20 साल के लिए छोड़ दे रही है, तो इसका प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर एक्ट में 20 वर्ष का समय दे रही है, तो ये क्यों दे रही है? ब्रिटिश क्या चाहती है कंपनी से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी से क्या चाहती है? तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखें और बहुत ही सटीक शब्दों में लिखें। और आज की कक्षा यहीं पे रुक जाएगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।